हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में हम बात करेंगे कि यूएसए और इंडिया के कैसे रिलेशन हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर भारत और अमेरिका यानी कि इंडिया और यूएसए के संबंध कैसे रहे हैं वर्तमान समय तक। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस फर्स्ट पार्ट को भी आप देख लेना ताकि आपका इंडिया यूएस रिलेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाए, आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंध। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विचारधारा की लड़ाई का भी अंत हो गया एवं पूंजीवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ प्रमुख विचारधारा के रूप में प्रस्तुत हुई। शीत युद्ध की अवधि के बाद भारत अमेरिका संबंधों ने एक नया चरण देखा। यह काफ़ी हद तक भारत में आर्थिक परिवर्तन के कारण था। अब भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई राज्य सहायता प्राप्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया था। नए आर्थिक संकटों से निपटने के लिए भारत ने आईएमएफ से ऋण लिया एवं मुक्त व्यापार और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित यूएसए मॉडल के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को ढाला। इस आर्थिक परिवर्तन के बाद अमेरिका एवं पाकिस्तान के संबंधों की प्रासंगिकता भी कम होने लगी। देखिए दोस्तों, शीत युद्ध जैसे ही खत्म होता है तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो जो विश्व होता है वो एक ध्रुवीय हो जाता है, यूनिपोलर हो जाता है। मतलब एक ध्रुवीय, एक ही शक्ति पूरे वर्ल्ड में रह जाती है। इसके अलावा जब भारत की स्थिति की बात की जाती है, उस दौरान जब शीत युद्ध समाप्त होता है 1990 के टाइम पर, तो भारत की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होती है, बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। क्योंकि अभी तक भारत ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था, मतलब क्लोज्ड रखा था, मतलब बंद करके रखा था। तो भारत की जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब विश्व में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि अब कोई भी देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर कर रखता है, क्लोज्ड रखता है, तो उससे उस देश का विकास नहीं हो सकता था। और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए अब भारत को कुछ अलग करने की आवश्यकता थी, मतलब कुछ सुधार की आवश्यकता थी। ऐसे में भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत को अपनाया। मतलब भारत ने एलपीजी की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको अपनाया। इसके पीछे क्या कारण था? तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 1990 के टाइम पर जो इंडियन जो इकोनॉमी थी वो उसका क्राइसिस देखने को मिलता है हमें। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट देखने को मिलता है। इसके अलावा इस संकट कैसे आता है? तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ होती है वहाँ पर क्राइसिस चल रहा होता है, वॉर चल रही होती है गल्फ़ कंट्रीज़ में। अब वहाँ पर जो मज़दूर रह रहे होते हैं, वो जो इंडियन मज़दूर होते हैं वहाँ पर, वो अब वापस से इंडिया में आने शुरू करते हैं। देखिए, जो दुबई हो गया, जो गल्फ़ कंट्रीज़ वग़ैरह हो गई, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, आज भी करते हैं। तो वहाँ से वो बहुत सारा रेमिटेंस पैसा इंडिया को देते हैं, जिससे इंडिया का बहुत फ़ायदा होता है और इकोनॉमी ग्रोथ में बहुत सहायता मिलती है। बट 1990 के टाइम पे गल्फ़ वॉर चल रही थी, गल्फ़ कंट्रीज़ में क्राइसिस चल रहा था। इस कारण से जो इंडियन माइग्रेंट्स थे, जो इंडिया को पैसा भेजते थे, अब वो इंडिया में वापस आ रहे थे। तो अब वो पैसा नहीं भेज पा रहे थे, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को बहुत धक्का लगा। और एक नुकसान ये हुआ कि जो लोग आपको पैसा दे रहे थे, अब उनकी रोज़गार की समस्या पैदा हो गई। अब वो बेरोज़गार हो गए, देश के अंदर आ गए वो लोग अब वापस से, तो अब उन्हें खिलाना है आपको बैठाकर। तो उल्टा आपको अब उन्हें बैठाकर खिलाना है, तो इससे आपको प्रॉब्लम तो होगी अर्थव्यवस्था में।
मतलब अर्थव्यवस्था में क्राइसिस तो आएगा ही। इसके अलावा बहुत सारे लोन भारत ने ले रखे थे जिसको अब चुकाना था, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि भारत क्या कर रहा था, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे देश से लोन ले रहा था या दूसरी संस्था से लोन ले रहा था। तो लोन चुकाने की, ऋण चुकाने की समस्या पैदा हो गई। एक जगह से ऋण लिया तो एक जगह का ऋण चुका दिया। ऐसे करके भारत पर ही मतलब प्रेशर बढ़ रहा था, ऋण दर बढ़ रही थी। और भारत, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, अभी भी ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तेल का बहुत ज़्यादा आयात भारत के द्वारा किया जाता है। तो 1990 के टाइम पर तेल वगैरह के जो दाम थे वो बढ़ रहे थे। तेल इंपोर्ट करने के लिए भारत के पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था। नॉर्मली भारत के पास 1990 में लगभग 7 दिन का पैसा था, 7 दिन तक का पैसा था कि वो 7 दिन तक तेल का आयात कर सकता है। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं। एक मानवाधिकार की एक समस्या थी। अब बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थी, जैसे कि स्वीडन हो गया, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उत्तरी यूरोप की, ये जो कंट्रीज़ थी इन्होंने भारत को ऋण देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत में ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, इसलिए हम इंडिया को ऋण नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे। तो अब मानवाधिकार की समस्या के कारण भी भारत की स्थिति खराब हो चुकी थी। जैसे कि कश्मीर में हमने देखा था, कश्मीर में कितना मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, तो वो ये सब बताती रहती हैं कि कहाँ पर कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इन एजेंसीज़ के कारण भी भारत को पैसा मिलना विश्व में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और इसीलिए भारत की इकोनॉमी में क्राइसिस देखने को मिला 1990 के टाइम पर। और इसी कारण से जो मैंने अभी मानवाधिकार वाला टॉप पॉइंट बताया, और इसी कारण से भारत में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि भारत दूसरे देशों से ऋण ले सके, ताकि भारत दिखा सके कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है, मानवाधिकारों की देखरेख की जा रही है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे बताना था आपको कि 1990s के टाइम पर भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। अब अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी, और इसी के चलते भारत ने 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई, एलपीजी की नीति अपनाई, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। इन शॉर्ट अब मैं कहूँ तो भारत ने पूंजीवाद को अपना लिया। तो अब दो बातें थीं। एक तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, और इस कारण से भी अब अमेरिका और भारत के जो संबंध थे उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि भारत ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया। अब इससे अमेरिका और भारत में स्पष्ट तौर पर जो इनके संबंध थे इन दोनों ही देशों के, उसमें सुधार देखने को मिला। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता था कि भारत हमारी पूंजीवादी नीति को अपनाए, सबसे बड़ी बात तो यही चाहता था। वो चाहता था कि जो बाजार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, मार्केट इकोनॉमी होती है, उसको अपनाया जाए। तो भारत ने उसकी इकोनॉमी को तो अपना ही लिया। तो इससे अब धीरे धीरे संबंधों में सुधार देखने को मिला। मई 1994 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वाशिंगटन की यात्रा ने अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई आकृति प्रदान की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाना था। यह यात्रा प्रभावपूर्ण रही थी। इसके बाद अमेरिकी वाणिज्य सचिव रोनाल्ड ब्राउन ने दोनों देशों के बीच एक वाणिज्यिक गठबंधन बनाने के लिए वाणिज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
मतलब 1994 में भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ की यात्रा की, अमेरिका की, यूएसए की, और उसके बाद दोनों ही देशों के जो विदेश मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, व्यापार से संबंधित जो मंत्री थे दोनों ही देशों के, उन्होंने एक व्यापारिक समझौता किया। अब यहाँ पर ये जो समझौता हुआ था वो एक ऐसा समझौता था, इसमें बात की गई थी कि हम आने वाले वर्षों में व्यापार से संबंधित अपने जो भी मतलब संबंध हैं उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ये जो परामर्श के लिए एक परामर्श के लिए एक मंच था, मतलब ये जो समझौता था वो एक परामर्श के लिए एक मंच था जो आगे आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और संवर्धित व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाएगा। मतलब ये समझौता इसलिए हुआ था ताकि हम आगे आने वाले वर्षों में अपने व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाएंगे, इसलिए हमने ये समझौता किया। इस समझौते से भारत के साथ 10 व्यापारिक समझौते हुए। इस अवधि को भारत में अमेरिका के निवेश की शुरुआत के रूप में भी देखा गया था। आर्थिक सहयोग के बाद दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी अपने संबंधों को मजबूत किया था। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव विलियम पेरी ने 1995 में भारत का दौरा किया और भारत के साथ विस्तृत रक्षा सहयोग के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1990 में पाकिस्तान पर लगाए गए हथियारों के प्रतिबंधों के फलस्वरूप हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आए आर्थिक परिवर्तनों ने भारत अमेरिका को सहयोगी बनाया था। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही देशों ने अपने आर्थिक संबंध तो स्थापित किए ही अपने, बट साथ में ही रक्षा से संबंधित संबंध भी स्थापित किए। अब भारत के साथ रक्षा समझौता भी किया गया अमेरिका के द्वारा। अब शीत युद्ध तो समाप्त हो ही चुका था, तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस थी वो भी अब कम हो रही थी अमेरिका के लिए, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि आखिर पाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट था। पहले तो भारत ने अमेरिकी गुट में शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान ही अमेरिका के पास एक ऑप्शन था। और अब पाकिस्तान की सहायता इसलिए की जा रही थी पहले अमेरिका के द्वारा ताकि साम्यवाद को रोका जा सके। तो अब साम्यवाद तो पहले से ही हार चुका था, तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कम हो रही थी। तो इसी के लिए भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध भी आगे बढ़ रहे थे और दोनों ही देश सहयोगी बन रहे थे एक दूसरे के। अब अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के पश्चात पाकिस्तान अमेरिका के लिए अपनी सभी रणनीतिक प्रासंगिकता खो देता है। शीत युद्ध के पश्चात भारत और अमेरिका के बीच मतभेदों में कुछ कमी आई है तथा आर्थिक एवं रक्षा सहयोग के नए युग की शुरुआत हुई, लेकिन परमाणु मुद्दे जैसी कुछ समस्याओं ने अभी भी उनके मजबूत संबंधों को धूमिल कर रखा है। यह विवाद चरम सीमा पर तब पहुंच गया जब भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय नामक परमाणु हथियार का परीक्षण किया। साथ ही कश्मीर में भारत के व्यवहार को कुछ अमेरिकी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाते थे। देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों में हमेशा पाकिस्तान का हाथ रहा है। अब शीत युद्ध जब खत्म हो गया तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। एक्चुअली साम्यवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका बहुत ज़्यादा सहायता कर रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं पाकिस्तान में भी साम्यवाद ना फैल जाए, फिर पाकिस्तान से दूसरी कंट्रीज़ में फैल सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं थीं, इसलिए भी पाकिस्तान शीत युद्ध के टाइम पर अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। बट क्योंकि अब शीत युद्ध खत्म हो जाता है और अफगानिस्तान में सोवियत की जो सेनाएं होती हैं वो वापस चली जाती है अफगानिस्तान से, तो इसलिए पाकिस्तान की जब अहमियत कम होने लगती है तो भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार आना शुरू होता है। बट फिर भी अभी तक भी इस टाइम पीरियड तक परमाणु को लेकर, परमाणु ऊर्जा को हो गया, परमाणु हथियार हो गए, इसको लेकर थोड़ा सा मतभेद था, स्पेशली परमाणु हथियारों को लेकर। तो परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका और भारत के बीच में मतभेद था और ये मतभेद बढ़ जाता है 1998 में, जब पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया जाता है। देखिए 1974 में पहली बार पोखरण एक जगह का नाम है राजस्थान की, वहाँ पर परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया जाता है।
अब दूसरा जो परमाणु परीक्षण होता है वो 1998 में किया जाता है। 1998 में जहाँ तक मुझे पता है 5 परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। 1974 में जो किया गया था, 1974 में किया गया था जो परीक्षण, उसको भारत ने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परीक्षण कहा था। बट ये वाला जो परीक्षण था वो भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित करता था। अब इसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए और इसके साथ ही बहुत सारे जो अमेरिकी थे वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी भारत की निंदा करते थे। कश्मीर में जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उसको लेकर भी बहुत सारे अमेरिकी जो लोग थे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की निंदा करते थे, प्रश्न उठाते थे। परमाणु परीक्षण करने के साथ ही अमेरिका ने अपनी कैप, फ्रिज और बैग की नीति के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। तो अमेरिका परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर प्रतिबंध लगा देता है। साथ ही अमेरिका का राजनीतिक प्रयास पाकिस्तान को एक सहयोगी के रूप में आगे बढ़ाने के पक्ष में था। इसलिए पाकिस्तान के पास परमाणु शस्त्रागार होने के बावजूद उन प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि भारत ने इस परीक्षण के बाद अनुभव किया था। देखिए दोस्तों, अब पाकिस्तान ने भी कुछ समय बाद ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, बट पाकिस्तान पर वो प्रतिबंध, इतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे जितने कि भारत पर लगाए गए थे। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा था कि अभी भी अमेरिका पाकिस्तान को आगे अपने साथ लेकर चलना चाहता है, मतलब पाकिस्तान के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है, पाकिस्तान को राजनीतिक रूप से समर्थन देना चाहता था अमेरिका। तो फ्रेंड्स, परमाणु परीक्षण के बाद भारत को कठोर प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा और हाँ, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ, एक झटका लगा। अब पाकिस्तान के द्वारा सीमा उल्लंघन के कारण 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। अमेरिकी प्रशासन ने कारगिल युद्ध में भारत की स्थिति का समर्थन करके गतिरोध को दूर किया। इसके बाद वर्ष 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा भी हुई, जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब देखिए दोस्तों, कारगिल युद्ध होता है, कारगिल युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान को साफ साफ मना कर देता है कि अमेरिका पाकिस्तान की कोई भी सहायता नहीं करेगा या उसका इस युद्ध में बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेगा। पाकिस्तान शुरू से ही कह रहा था कि जो कबायली लोग थे, जो आतंकवादी घुसपैठिए थे, वो जो या फिर जो अब कश्मीर के जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे हैं, पाकिस्तानी युद्ध में नहीं है। तो अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं वो पाकिस्तानी सैनिक ही हैं और आप अपने सैनिकों को वापस बुला लीजिए। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति क्लिंटन थे उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को मतलब बिल्कुल अलग कर दिया कि हम तुम्हारे इस काम में साथ नहीं देंगे। तो इसका भारत ने बहुत ज़्यादा इसकी सराहना की, प्रशंसा की और इस वजह से भी भारत और अमेरिका के अब संबंध मधुर होना 2000 में शुरू हुए थे, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को पूरी तरह नैतिक रूप से समर्थन दिया था। नैतिक समर्थन देना मतलब कि हाँ, उसने कहा कि भारत जो कर रहा है मतलब वो सही कर रहा है, उसने पाकिस्तान का बिल्कुल सहयोग नहीं किया। हालांकि वो बात अलग है कि कैमरास जो फुटेज वगैरह होती हैं वो अमेरिका ने हमें नहीं दिया था। ग्यारह सितंबर 2001 के बाद भारत अमेरिका संबंध। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर के हमले ने वैश्विक परिदृश्य को काफ़ी प्रभावित किया। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं ना 9/11 की जो घटना हुई थी 2001 में, उसने पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। इस घटना के बाद अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में दूरी बढ़ गई। साथ ही बुश प्रशासन ने परमाणु परीक्षण के बाद भारत से प्रतिबंध हटाने के बारे में विचार किया था। इस हमले के बाद भारत एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा, जिसने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का समर्थन किया। हालांकि नैतिक मूल्यों पर रणनीति का चयन करते हुए अमेरिका ने भौगोलिक कारणों से आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में पाकिस्तान को अपना सहयोगी बना लिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के हमले के प्रति संवेदनशील हो गया। जैसे 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला और 2000
2001 में कश्मीर विधानसभा पर हमला, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। हालांकि ओसामा बिन लादेन की मृत्यु और इराक के विनाश के साथ सद्दाम हुसैन की मृत्यु ने भारत अमेरिका संबंधों में अब एक नया मोड़ लिया। यह काफ़ी हद तक अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव और विश्व व्यवस्था में परिवर्तन की वजह से हुआ था, जहां अमेरिका को एक उभरते हुए चीन का सामना करना पड़ा, जो नए सिद्धांतों के अनुसार एक नई विश्व व्यवस्था की संरचना तैयार करने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी नेतृत्व को नुकसान पहुंचा रहा था। इस संदर्भ में अमेरिका उभरते भारत की ओर बढ़ रहा था, जिसे भौगोलिक और सामरिक कारणों से बढ़ते चीन को रोकने के लिए समर्थन दिया जा सकता था। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण उसे अमेरिका से समर्थन मिलना धीरे धीरे कम हो गया था। अब देखिए दोस्तों, 2001 की जो घटना हुई थी, 9/11 की जो ये घटना थी, इसके कारण अमेरिका और भारत के संबंधों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ा। अब आतंकवाद अमेरिका के लिए एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा बन गया। आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गई और भारत के लिए भी आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब दोनों ही देश आतंकवाद का विरोध करने लगे, जिस कारण से दोनों देश एक हुए। बट क्योंकि आतंकवाद मिडल ईस्ट वगैरह में ज़्यादा था, अफ़गानिस्तान वगैरह में ही तो थे अल-कायदा वगैरह के संगठन, तो रणनीतिक जो दिमाग लगाया अमेरिका ने, जो भौगोलिक स्थिति थी पाकिस्तान की, उसके कारण अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग लिया आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग लिया था, भारत का नहीं इतना लिया जितना पाकिस्तान का लिया था। बट फिर धीरे धीरे भारत के पास तो भारत के साथ तो अमेरिका के संबंध मधुर हो ही रहे थे, फिर धीरे धीरे और भी संबंध मधुर हुए और जब देखा गया कि ओसामा बिन लादेन वगैरह पाकिस्तान में ही पाया गया, फिर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी खराब हो गई थी, आंतरिक राजनीति भी पाकिस्तान की कुछ खास रही नहीं है, डेमोक्रेसी वहाँ पे स्थिर रही नहीं है, तो अमेरिका के जो संबंध थे वो पाकिस्तान से अब अच्छे नहीं रहे। और दूसरी तरफ जो चीन था, चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा था और चीन को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका को कुछ करना था, तो भारत के द्वारा चीन को काउंटर किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका भारत के समीप आना शुरू हो गया अमेरिका, और आज अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो अच्छे इसीलिए हैं। उसका एक रीज़न है आतंकवाद, कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, और दूसरा रीज़न है कि चाइना को काउंटर करना है। भारत भी चाहता है कि उसे अमेरिका से सहायता मिले, क्योंकि वाकई में चाइना जो है वो काफ़ी बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा है और पहुंच चुका है, तो उसे काउंटर करने के लिए भारत भी चाहता है कि उसे अमेरिका का साथ मिले, और अमेरिका भी चाहता है कि उसे भारत का साथ मिले, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है हिंद महासागर में वो बहुत अलग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम वो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2001 की घटना के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध मधुर होने शुरू हो गए थे। बट हाँ, शुरू में पाकिस्तान का सहारा, पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने लिया था आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008। 2000 में भारत और अमेरिका के बीच एक नागरिक परमाणु समझौता हुआ था, या असैनिक परमाणु समझौता भी जिसे कहते हैं। अब इसके तहत ये जो समझौता था वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, इस समझौते के तहत तय हुआ था कि जो एनएसजी है, एनएसजी एक एजेंसी है जो अब भारत को जो फिसाइल मटेरियल होता है, जो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, यूरेनियम वगैरह, वो प्रोवाइड कराएगी। अब देखिए पूरा समझते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच ये परमाणु समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन दोनों के बीच ये समझौता किया गया था। देखिए दोस्तों, ये जो समझौता था वो नागरिक समझौता था। नागरिक का मतलब कि यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा बनाई जाएगी इस समझौते के तहत, वो नागरिकों के लिए बनाई जाएगी। आप जानते हैं कि परमाणु में बहुत पावर होती है, जो यूरेनियम होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर हम न्यूक्लियर पावर बनाते हैं
तो बहुत ही कम यूरेनियम से हम बहुत बड़े शहर को इलेक्ट्रिसिटी पावर दे सकते हैं। तो भारत में तो पावर की शॉर्टेज रही ही है, तो भारत के लिए ये जो समझौता था वो इम्पोर्टेंट था। और देखिए, इस समझौते के तहत यही तय किया गया था कि अब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाएगी, नागरिकों के लिए परमाणु ऊर्जा बनाई जाएगी। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो देखिए, इसमें पहला समझौता ये था कि इस समझौते के तहत एक एजेंसी है NSG, IAEA के अंतर्गत ये एजेंसी काम करती है, NSG। अब ये एजेंसी भारत को फिसाइल मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। फिसाइल मटेरियल मतलब जो यूरेनियम वगैरह होता है वो, ताकि भारत परमाणु ऊर्जा बना सके। देखिए, भारत में यूरेनियम वगैरह की शॉर्टेज रही है, बहुत ही कम स्थान है ना के बराबर जहाँ भारत में यूरेनियम पाया जाता है। तो अब ये एजेंसी भारत को यूरेनियम प्रोवाइड कराएगी, इस समझौते में ये तय हुआ। अब शर्त क्या थी, देखिए, अब अमेरिका की शर्त थी कि अगर भारत इस समझौते के तहत अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि अब भारत को अपने सैनिक और असैनिक परमाणु कार्यक्रम IAEA, ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा संस्था है, ये एजेंसी है, इसको बताना पड़ेगा। देखिए, अब जो न्यूक्लियर पावर होती है वो दो तरह की होती है। एक न्यूक्लियर प्लांट में बॉम्ब बनाने का काम किया जाता है, और एक जगह पर लोगों के लिए ऊर्जा बनाने का काम किया जाता है। तो अमेरिका ने कहा कि आपको जो ये अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजेंसी है, इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियर प्लांट आपका मिलिट्री के लिए है, बॉम्ब बनाने के लिए है, और कौन सा ये ह्यूमंस के लिए है, नॉर्मल पब्लिक के लिए है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये समझौता हुआ और दोनों ही चीज़ें यहाँ पर एग्री की गई। तो जो NSG था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसके द्वारा यूरेनियम का एक्सपोर्ट भारत को किया गया। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो परमाणु समझौता हुआ था उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे क्या दिक्कतें सामने आई थी। देखिए, अब जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को जिनके पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं, जो हैव कंट्रीज़ हैं, स्पेशली 5 हैं, उनको, और जो पीसफुल डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इनको ही NSG फिसाइल मटेरियल यानी कि परमाणु यूरेनियम वगैरह परमाणु बनाने के लिए प्रदान करता है या इनको देता है, सप्लाई करता है। अब भारत तो NSG का सदस्य था नहीं, तो NSG क्यों सप्लाई करेगा भारत को फिसाइल मटेरियल। और भारत ने ना तो NPT पर साइन किया। अब भारत ने NPT पर साइन भी नहीं किया था, क्योंकि NSG के साथ ये शर्त जुड़ी हुई थी, IAE जो संगठन था उसके साथ ये शर्त जुड़ी हुई थी कि अगर आप चाहते हो कि आपको फिसाइल मटेरियल दिया जाए तो आप NPT के सदस्य हो, जो आप परमाणु अप्रसार संधि थी, भारत ने उस पर तो हस्ताक्षर किया नहीं था, तो परमाणु अप्रसार संधि का भी भारत सदस्य नहीं था। तो अब भारत को क्यों दिया जाता, तो अमेरिका का भाई दबाव था, अमेरिका का रुतबा है इतना, तो अमेरिका ने ये समझौता किया और भारत को सारी चीज़ें प्रदान करवाई। स्पेशली अब जो W बुश थे, उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले दिक्कत तो यही थी कि भारत NPT का सदस्य नहीं था, और तो भारत को ये क्यों प्रोवाइड किया जाता। अब W बुश को एक दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा, वो थी कि जो अमेरिका की कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब अमेरिका की जो संसद है, उसका भी एक ये रूल है कि जो कंट्री NPT वगैरह पर साइन करेगी, जो पीसफुल डेमोक्रेसी वाली कंट्री होगी, जो परमाणु से संबंधित नियमों को मानेगी, उन्हीं को हम फिसाइल मटेरियल प्रदान करेंगे। अब भारत तो इसका सदस्य नहीं था, तो W बुश ने भी कांग्रेस को मनाया कि भारत एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। एक अपवाद के तौर पर कांग्रेस जो है अमेरिका की, उसको मनाया गया W बुश के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो संधि थी, आई होप आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। अब इस संधि में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनको 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो मैंने आपको बता दी।
अब हम बात करते हैं कि आखिर अमेरिका ने इतना सब कुछ भारत के लिए क्यों किया। अब भारत के लिए अमेरिका ने इतना सब कुछ क्यों किया, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि देखिए, अब अमेरिका जानता था कि भारत जो कर रहा है परमाणु के क्षेत्र में, तो अमेरिका उसको रोक नहीं सकता था। परमाणु जो के परमाणु से संबंधित जो भी काम भारत कर रहा है, अमेरिका उसको रोक नहीं सकता और भारत वो काम कर कर ही रहेगा। इससे अच्छा तो यही है कि अमेरिका उसके साथ एक संधि ही कर ले। तो अमेरिका ने इसके अलावा ये सोचा कि जो भारत है वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, एक जिम्मेदार कंट्री है। भारत में लंबे समय से डेमोक्रेसी रही है, ऐसा तो है नहीं कि भारत में मिलिट्री पावर रही हो। तो एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी भी है भारत में, और भारत एक जिम्मेदार कंट्री रही है। भारत की मिलिट्री ने कभी भी अपने क्षेत्र से बाहर जाकर किसी पर आक्रमण नहीं किया। जब भी युद्ध हुए हैं तो युद्ध तभी हुआ जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मिलिट्री भारत के अंदर आ गई थी, तब। भारत ने कभी भी अपने देश से बाहर जाकर किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। तो अब अमेरिका भारत को समझ रहा था। इसके अलावा चाइना को भी तो काउंटर करना था, इसलिए भी अमेरिका ने ये समझौता भारत के साथ किया। भारत के लिए इतना सब कुछ किया अमेरिका ने, और फिर अमेरिका ने सोचा कि इस संधि के तहत फ़ायदा ये होगा कि अगर ये संधि हो जाएगी तो कम से कम अब भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया की नज़र में बनाएगा। अब भारत बता देगा हमें कि कहाँ पर नागरिकों के लिए ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और कहाँ पर सैनिकों के द्वारा मिलिट्री पर्पस के लिए हो रहा है। तो इससे थोड़ा-सा हमें एक अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा, मतलब हमें एक अच्छा आंकड़ा मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये परमाणु समझौता समझ में आ गया होगा। ये एक असैनिक, एक नागरिक परमाणु समझौता था। सेना से संबंधित नहीं था, ये नागरिक यानी कि ऊर्जा से संबंधित था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े से और भी रक्षा से संबंधित जो भी संबंध बनाए गए थे, जो भी चीज़ें की गई हैं दोनों देशों के द्वारा, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2005 में 10 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त समुद्री अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करना शामिल है। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप उन्होंने 2007 में संयुक्त मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद क्वाड लैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वैड नाम से एक बहुपक्षीय संगठन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। साथ ही उन्नत प्रणाली की आपूर्ति के साथ साथ रक्षा उत्पादन विकास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस समझौते के तहत सह विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए खुफिया संग्रह, मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर स्रोत, सैनिकों के लिए रासायनिक जैविक युद्ध सुरक्षा गियर आदि शामिल हैं। दोनों देशों के संबंध विकास के अगले चरण में भारत को 2016 में अमेरिका द्वारा एक प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया गया था, जो भारत को अमेरिका से सबसे उन्नत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार देता है। भारत ने अमेरिका से C-130J विमान, P-81 समुद्री निगरानी विमान और INS जलाश्व और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर और अन्य जैसे कई उन्नत रक्षा सामान खरीदे हैं। अगस्त 2017 में घोषित अमेरिकी दक्षिण एशिया रणनीति में भारत को एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। इस रणनीति का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता बहाल करना एवं आतंकवादी तत्वों पर मौन रखने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करना शामिल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी जो भी रीड किया उसमें ज़्यादा चीज़ें समझाने की नहीं है। इसमें यही है कि भारत अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधित संबंधों के लिए कई सारे युद्ध अभ्यास करने शुरू किए हैं। अब संयुक्त रूप से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये क्वाड के रूप में अपने संयुक्त अभियान चलाते हैं, मतलब संयुक्त रूप से ये युद्ध अभ्यास करते हैं और भी कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज इनके द्वारा की जाती हैं। इसके साथ ही भारत ने कई सारे जो अब भारत
अमेरिका ने भारत को एक बहुत बड़े रक्षा साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब कि भारत अब अमेरिका से जो बहुत हाई टेक्निक जो भी युद्ध से संबंधित जो भी मशीनें हैं, जो भी वेपन्स हैं, वो भारत को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत ही शुरू से ही और अभी भी बहुत सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, अमेरिका उसको देने में अभी भी थोड़ा सा कतराता रहा है, दूर रहता है भारत से। नई टेक्नोलॉजी वो इतनी जल्दी इस भारत को नहीं देता है, बट फिर भी अब ये कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा भी कि वो भारत को नई से नई टेक्नोलॉजी दे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बाद में फिर पुरानी हो जाती है और भारत वो किसी और देश से ले लेता है। इसके अलावा अब अभी कुछ समय पहले ही अपाची हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी, तो आपने देखा था वो डील्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स है उसके बारे में पढ़ा होगा कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स, अपाची हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से लिए है, और भी कई चीज़ें भारत ने अमेरिका से खरीदी हैं। स्पेशली अब अफ़गानिस्तान में अब तो तालिबान का राज आ गया, बट अभी जब तालिबान का राज नहीं था उससे पहले अमेरिका और भारत का एक अहम रोल था अफ़गानिस्तान में शांति स्थापना में। दोनों ही देश अफ़गानिस्तान में शांति स्थापना करने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहे थे। तो अब वैसे वहाँ पर तालिबान आ गया है, बट अभी भी थोड़ी चीज़ें अलग हो गई हैं, बट फिर भी भारत अमेरिका चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में शांति बने। और पाकिस्तान के इस आधार पर दोनों ही देश अब आलोचना कर रहे हैं कि वो एक आतंकवादी कंट्री बन रही है, और अफ़गानिस्तान की अस्थिरता में भी पाकिस्तान का हाथ है। अब देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर बहुत ज़्यादा है। जो इंडो पैसिफिक का जो ये रीजन है, तो इसको लेकर भारत अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा गहराई से, मतलब बहुत ही अच्छे मित्र बन रहे हैं ये दोनों ही देश इंडो पैसिफिक रीजन के कारण। क्योंकि भारत और अमेरिका की जो स्थिति है इंडो पैसिफिक में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंडो पैसिफिक में जो चाइना है वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। चाइना 90% जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वहाँ पर, स्पेशली जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ पर, तो वो पूरी तरह कब्जा करके बैठा है। वहाँ पर पूरी तरह वो मतलब वर्चस्व स्थापित करे हुए है। तो चाइना को काउंटर करना इस समय दोनों ही देशों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर कहा जाए तो अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ी जो पावर आ रही है, जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है और दे सकता है पूरी तरह, वो चीन के रूप में आ रही है। तो अमेरिका तो पूरी तरह चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे। तो इसीलिए दोनों ही जो देश हैं अमेरिका और भारत, वो बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो भी चीन से आगे बढ़े। उसको भी भारत भी चाहता है कि अमेरिका का साथ उसको मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चीन की स्थिति है अब वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत का जो वेस्ट नॉर्थ का जो पोर्शन है, जम्मू कश्मीर, पीओके वगैरह, वहाँ तक पूरा चाइना आ चुका है। इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वहाँ तो आ ही चुका है। जो डोकलाम वगैरह का रीजन है वहाँ तक चाइना की पहुँच बन चुकी है। तो दोनों ही देश चाहते हैं कि चाइना को काउंटर किया जाए, और चाइना के चलते दोनों ही देश में बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया यूएस रिलेशन में हमने देखा कि शुरुआत में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब अमेरिका ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया था और उपनिवेशवाद विरोधी नीति को अपनाया था। फिर जब भारत आज़ाद होता है तो कोल्ड वॉर चल रहा होता है विश्व में। दो गुट होते हैं, अमेरिकी और यूएसएसआर का गुट होता है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता है और पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध अच्छे हो जाते हैं, जिस कारण से अमेरिका और भारत के रिलेशन में बहुत ज़्यादा खराबी आती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं दोनों देशों के रिलेशन। बट फिर कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तो दोनों देशों के रिलेशन सामान्य होते हैं, और फिर चाइना को काउंटर करना है, आतंकवादी जैसी समस्याएं सामने आती हैं, आतंकवाद की समस्या सामने आती है जिसको भी ख़त्म करना है। तो इन सब के चलते भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हो जाते हैं, जो कि अभी तक वर्तमान में चल रहा है। तो अब वर्तमान में भी भारत और अमेरिका के रिलेशन जारी हैं।
तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।